नमस्कार दोस्तों, आज हम हिम्मत सिंगा सीरे लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। हिम्मत सिंगा एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ का है और ये कंपनी होम टेक्सटाइल सेगमेंट में है। तो जो भी बेडशीट्स होते हैं, कर्टन्स होते हैं, अन्य प्रकार के टॉवल्स होते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और फिर ऑब्वियसली रिटेल के थ्रू सेल करती है, राइट। तो इस कंपनी को हमने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि इस कंपनी में पिछले एक महीने में बहुत मैसिव तरीके से एफआईआई और डीआईआईज की इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हुई है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एफआईआई 4% थे सितंबर 24 में, अक्टूबर 24 में 14% हो चुके हैं, राइट। डीआईआईज ऑलमोस्ट 1% थे अक्टूबर 24 में, एक तरह से 11% डीआईआईज का बाइंग हो चुकी है। तो काफ़ी बहुत मैसिव तरीके से इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है पिछले एक महीने में, राइट। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम ये स्टॉक एनालाइज कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए इस कंपनी में, इस सेक्टर में, जिसकी वजह से ये बाइंग हुई है, या ये क्या ट्रेंड क्या है एक तरह से, राइट। तो जब आप इसके फिनेंशियल मेट्रिक्स देखोगे तो फिनेंशियल मेट्रिक्स जो है इसके बहुत एवरेज भी नहीं कहूँगा, बिलो एवरेज फाइनेंशियल मेट्रिक्स है। अगर आप पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखोगे, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, इट्स ओनली 8%। पिछले 4 क्वार्टर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 0%, राइट। पिछले 3 साल का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, 61% है, बट इफ़ यू लुक एट लास्ट 4 मंथ्स कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, इट्स 18%, विच इज़ डिसेंट, नॉट ग्रेट बट डिसेंट, राइट। तो कंपनी में एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी या फिर ग्रोथ किसी भी एंगल से कुछ दिख नहीं रहा है, राइट। अगर आप रिटर्न रेशियोज़ भी देखोगे तो वो भी बहुत बिलो एवरेज रिटर्न रेशियोज़ है। आप पिछले 5 साल का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इफ़ यू सी, इट्स ओनली 7%। सो फॉर एग्जांपल, इफ द कंपनी इज लाइक गेटिंग 100 रुपीज़ इन प्रॉफिट, इट इज़ ओनली सो फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग 100 रुपीज़ इन इट्स बिजनेस, सिर्फ 7 रुपये का एक तरह से प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी 7% है, मतलब कुछ भी नहीं है, राइट। रिटर्न ऑफ इक्विटी, इट्स ओनली 2%। तो अगर किसी इक्विटी स्टेक होल्डर ने, इक्विटी इन्वेस्टर ने पिछले साल में अगर 100 रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट किए तो उसको सिर्फ 2 रुपये का फ़ायदा हुआ है साल दर साल। तो दिस इज़ नॉट, मतलब ये जो भी फाइनेंशियल मेट्रिक्स को देखकर कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बट फिर भी इसमें इतनी मैसिव बाइंग हुई है। एक और चीज़ अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अगर आप देखोगे, राइट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भले अच्छे हैं, मतलब 18 to 22% का कंपनी में गाइडेंस दिया है और आई थिंक 21% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। एक बार मैं दिखा देता हूँ ये। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो इट्स 21%, इट हैज़ एक्सपैंडेड टू 21%। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज 10% लास्ट ईयर, 17, 12, 13। तो ये एक सिक्लिकल स्टॉक है, एक सिक्लिकल कंपनी, एक सिक्लिकल सेक्टर में है, राइट। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भले अभी अच्छा हुआ है, बट शायद पहले इतने लेवल्स पे नहीं था। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पिछले 5 साल का स्टॉक प्राइस, इफ़ यू लुक एट द स्टॉक प्राइस, इट गोज़ अप, इट गोज़ डाउन, इट गोज़ साइडवेज, देन इट मे बी इट विल गो अप और डाउन, आई डोंट नो, राइट। तो यहाँ पे एक तरीके से सिक्लिकलिटी बहुत क्लियर है स्टॉक प्राइस में, और ये बहुत अच्छी तरह से, एक तरह से you'll find a lot of congruence between the stock price as well as the P, right? EPS growth, sorry, not the P. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, the EPS growth becomes negative, right? तो यहाँ पे भी stock price में you see a downward trend. यहाँ पे EPS growth negative हो गया था, you see a downward trend over here. यहाँ पे EPS growth positive हो गया। तो एक बहुत cyclical stock है ये। अगर प्रॉफिटेबिलिटी आती है तो EPS, प्रॉफिटेबिलिटी या फिर EPS ग्रोथ आता है तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। अगर प्रॉफिटेबिलिटी, EPS ग्रोथ नहीं आता है तो स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। तो इस कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि 85% जो ये कंपनी चलती है, इसके रेवेन्यूज़ आते हैं, वो एक्चुअली एक्सपोर्ट्स से आते हैं, और 70% इनका जो एक्सपोर्ट्स होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोविड की वजह से जो पूरा लॉकडाउन हुआ था, लॉजिस्टिक्स पूरा रुक गया था, उसकी वजह से एक तरह से यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया था। यहाँ पे एक तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन जब 9% था तो कंज्यूमर स्पेंडिंग पूरी ख़त्म हो चुकी थी या बहुत हद तक कम हो चुकी थी, डिस्क्रिशनरी तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे पूरा गिर गया। तो अभी फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन 3.5% की बात हो रही है, तो एक तरह से कहा जा रहा है कि फिर से कंज्यूमर स्पेंडिंग पिकअप हो सकती है यहाँ पे। और जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, और एक तरह से वहाँ पे अच्छे दिन आ गए, या फिर लोग आशा करके बैठे कि अच्छे दिन वहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि
नॉर्मली पॉलिसीज़ जो होते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लिबरल होते हैं, राइट, जो भी रिपब्लिकन्स आते हैं, विच इज़ नॉट द केस इन डेमोक्रेट्स। तो यहाँ पे पूरा कंज्यूमर स्पेंडिंग एक तरह से यूएस में ठुक गया था, तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी ठुक गया, इसके एक्सपोर्ट्स ठुक गया, इसकी ईपीएस ठुक गया, सब कुछ ठुक गया, राइट। तो अभी कंज्यूमर स्पेंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ने वाला है, because though there is a problem of inflation, there was a problem of inflation 9%, but according to the Federal Reserve, the inflation right now is around 3.5%. So consumer spending एक तरह से वहाँ पे किक इन होगा। So मेजर बात ये थी कि ये एक बहुत cyclical स्टॉक है। यहाँ पे आपने डिमांड ट्रिगर्स या डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि किस तरह स्टॉक टूटा था, क्योंकि देयर वाज नॉट इनफ डिमांड इन द बिजनेस, राइट। गोइंग बैक टू द एक्सेल, तो अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, आई विल रिपीट अगेन, ये काफ़ी सिक्लिकल है। सिक्लिकल का मतलब ये है कि द कंपनी इज़ नॉट एबल टू पास ऑन द इंक्रीज ऑफ द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स टू इट्स एंड कस्टमर्स, राइट। तो इसका 50% जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में जो 50% कॉस्ट एट्रीब्यूट होता है वो रॉ मटेरियल के प्राइसेस को होता है, जो कि कॉटन है, कापूस से बनता है। ये टेक्सटाइल जो है वो कॉटन से बनता है, राइट। और बहुत फ़र्क पड़ता है कि डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है कॉटन के और इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है कॉटन के। ये बहुत सिमिलर है स्टील के टाइप्स की, स्टील के प्राइसेस इंडिया में क्या है, स्टील के प्राइसेस इंटरनेशनली क्या है। अगर डोमेस्टिकली अगर प्राइसेस कम होते हैं कॉटन के, तो जो इंडियन स्पिनर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलता है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत कम है। बट अगर एक प्रीमियम होता है कॉटन प्राइसेस के इंडिया में, या फिर एक महंगे होते हैं जब, तो इंटरनेशनल स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलता है। स्पिनर्स बेसिकली वो होते हैं जो कॉटन को एक तरफ यान में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉटन को लिया जाता है, उसको फाइबर्स, उसके थ्रेड्स बनाए जाते हैं फाइबर्स में, उसके इम्प्योरिटीज़ निकाले जाते हैं और फिर उसको यान बनाया जाता है, विच इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और यान से फिर आप आपके एंड प्रोडक्ट्स जो टेक्सटाइल्स है, गारमेंट्स है, जो भी है, जो बनाना है वो बना सकते हैं, राइट। तो बहुत सिक्लिकल एक सेक्टर है और सिक्लिकलिटी काफ़ी एविडेंट है इस चीज़ में। अगर आप इसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी देखोगे या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखोगे, इट इज़ बिलो 9%, विच इज़ द कट ऑफ विच नॉर्मली आई हैव, राइट। इट्स बिलो 9%। यहाँ पे 4% का नेट प्रॉफिटेबिलिटी है इसका, राइट। एक वक्त पिछले साल तो -2% था, 4%, 0%, 1%। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सही नहीं दिख रहा है ये, राइट। बैलेंस शीट पे इसके बहुत सारा डेट है, जो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट में क्लियर कट दिख के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट कॉस्ट इज 296, इट हैज़ ग्रोन टू 296। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 10 years back it was 87 crores, now it is 296 crores, and the reason why it is because there is enough debt on the balance sheet, right. I'll show you the balance sheet as well. यहाँ पे अगर if I have to show the balance sheet over here, एक मिनट, I'll have to fit myself over here. Right, if I have to show you the balance sheet over here, यहाँ पे डेट देखिए 355 से 1590, दिस इज लाइक इनक्रेडिबल। इतना केपेक्स किया इन्होंने, और केपेक्स बंद हो गया है अभी, और एक्स्ट्रा केपेक्स नहीं हो रहा है। केपेक्स इन्होंने किया 4000 का टॉप लाइन सेल्स का केपेक्स, एक तरह से प्रिडिक्टेबिलिटी है। तो करीबन अभी कंपनी जो है वो रेवेन्यूज़ पे जो है इट इज़ अराउंड 2800, तो करीबन 4000 तक का रेवेन्यू विजिबिलिटी मैनेजमेंट को क्लियर कट दिख रहा है, जो भी करंट केपेक्स हुआ है या फिर ऑनगोइंग केपेक्स था उनका। तो केपेक्स इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हैवी साइकिल है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेट भी 1200 है, एक तरह से 313 करोड़ था, अब 1200 करोड़ है, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा डेट है बैलेंस शीट पे, ऊपर से डेप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा है। फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट्स अराउंड 50% है। कैपिटल इंटेंसिव स्ट्रक्चर है, टेक्सटाइल है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है स्पिनिंग के लिए, सब कुछ बहुत कैपिटल इंटेंसिव स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियस है कि डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो भी 158, एक तरह से 158 करोड़ का डेप्रिसिएशन है। इसके लिए इसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सिंगल लोअर डिजिट्स में एक तरह से क्लियर कट दिख रही है, राइट। कंपनी का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो काफ़ी लंबा क्यों ना हो, बट कंपनी सक्सेसफुली कन्वर्ट्स प्रॉफिट्स इनटू कैश फ्लोज। तो CFO टू पैट रेशियो 3 है, काफ़ी कंफर्टेबल है। इट्स अ फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी। ऑब्वियसली इतना डेट है, फ्री कैश फ्लो इनके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए तो इतना डेट लेकर काम करना पड़ रहा है, इतना केपेक्स डेट ओरिएंटेड है पूरा, राइट। मैनेजमेंट अगर 100 रुपये अपने बिजनेस से कमा रहा है तो 300 रुपये फिर से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहा है। वो ऊपर के 200 रुपये जो है वो ऑब्वियसली कर्ज के रुपए है, ना कि खुद के कैश फ्लोज है, राइट। कंपनी ने कोई इक्विटी डाइल्यूट नहीं की। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ शेयर्स में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्स्टेंसी इन द नंबर ऑफ शेयर्स। इट्स करीबन 10 करोड़ शेयर्स जो है 970 है, यहाँ पे 980 हुआ है। तो कंपनी ने कभी
इक्विटी डाइल्यूट नहीं किया है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्स्टेंसी इन द शेयर्स दैट इन इक्विटी एज यू कैन सी, राइट। डिविडेंड पे आउट ज़्यादा कुछ देती नहीं है कंपनी, जो भी पैसा है वो अपने बिजनेस में खुद री इन्वेस्ट कर देती है, राइट। तो मोटा मोटी देखने गए तो कंपनी में ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे, फाइनेंशियल मेट्रिक्स उसके दिखे नहीं, वर्किंग कैपिटल साइकिल काफ़ी लंबा है, सिक्लिकल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी अच्छे दिख रहे बट बहुत हद तक फ्लक्चुएट हो रहे थे, रिटर्न रेशियोज कमज़ोर है, ग्रोथ कमज़ोर है। तो फिर क्वेश्चन है कि इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, इन बड़े बड़े फंड हाउसेस में इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया? और मुझे लगता है इसके 3 से 4 कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रक्चरल रीजंस भी एक तरह से दिख रहे हैं, राइट। तो अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। एक तो स्पिनर्स होते हैं, तो जैसे मैंने कहा आपका जो कापूस होता है, कॉटन होता है, उसको फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है, फाइबर के इम्प्योरिटीज निकालकर उसको यान में कन्वर्ट किया जाता है, यान में एक तरह से बनाते हैं, राइट। तो स्पिनर्स जो होते हैं वो कॉटन या फिर फाइबर टू यान की जर्नी एक तरह से लेके जाते हैं, और वो यान जो है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, फिर स्पिनर्स जो है वो एंड यूजर इंडस्ट्रीज को बेचते हैं, एंड यूजर सेगमेंट्स को बेचते हैं। तो यहाँ पे एंड यूजर्स 2 तरह के हैं, या एंड यूजर सेगमेंट्स 2 तरह के, एक तो होम टेक्सटाइल है जो कि ये कंपनी जो है होम टेक्सटाइल में, और दूसरा जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स है, जैसे आपके रेमंड लाइफस्टाइल या रेमंड जैसे कंपनीज है, जो रेडी अरविंद इज़ अ काइंड ऑफ रेडीमेड गारमेंट कंपनी, राइट। तो ये दोनों कंपनीज को बेचते हैं। तो स्पिनर्स में कोई ज़्यादा कोई मार्जिन्स नहीं होते, आप एक कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे काम करते हो अगर आप स्पिनर हो, और आप एक बहुत हेविली कमोडिटाइज्ड बिजनेस में हो, जैसे वर्धमान टेक्सटाइल एक बहुत फेमस स्पिनर है, और काफ़ी डिफिकल्ट होता है स्पिनर्स को एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वहाँ पे कोई ब्रांड का प्ले, वैल्यू एडेड प्ले आ नहीं रहा है, इट्स प्योर प्ले कमोडिटाइज बिजनेस, राइट। ब्रांड का प्ले आता है आपके एंड यूज़र इंडस्ट्री या एंड यूज़र सेगमेंट्स में, जैसे रेमंड में या फिर इस कंपनी में या फिर वेल्सपन में, जो कि रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं या फिर होम टेक्सटाइल्स बनाते हैं, राइट। तो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है वो काफ़ी एक ल्यूकवार्म तरीके से ग्रो हो रही है, करीबन 5 से 7% का इसका ग्रोथ है। ये वेल डाइवर्सिफाइड एक तरह से बिजनेस है, एक्सपोर्ट्स भी होता है, इंडिया में भी होता है, जो भी कंपनीज बनाते हैं, राइट। बट होम टेक्सटाइल जो बिजनेस है ये काफ़ी अग्रेसिवली ग्रो हो रहा है, तो इसका 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ प्रिडिक्ट किया जा रहा है अगले 5 सालों के लिए, राइट। और काफ़ी इसका जो मैक्रो टेलविंड्स है वो बहुत इंडियन कंपनीज के पक्ष में है एक तरह से। तो यहाँ पे ये हुआ है कि कोविड के बाद यूनाइटेड स्टेट्स अपने सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दे हैड पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट विच वाज चाइना, अब वो चाइना +1 की स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया, फिलीपींस जैसे कंट्रीज़ को हो रहा है, राइट। दूसरा, पाकिस्तान एक बहुत मेजर एक्सपोर्टर था कहीं ना कहीं गारमेंट्स का, बट पाकिस्तान का सोशो इकोनॉमिक जो सिनारियो है वो इतना हालत ख़राब है कि वो कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, राइट। तीसरा, बांग्लादेश में जो टर्मोइल हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे इनके क्लाइंट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, वो इंडियन कंपनीज़ के पास आकर कह रहे हैं कि आप प्लीज़ हमारे ऑर्डर्स फुलफ़िल कर दीजिए, क्योंकि हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बांग्लादेश में एक तरह से अभी अपने जो भी ऑर्डर्स है फुलफ़िल करने का। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजिक चेंज है, कुछ लोग कह रहे हैं ये टैक्टिकल चेंज है, क्योंकि बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट आई है वो एक तरह से US बैक्ड गवर्नमेंट है, तो यूनाइटेड स्टेट्स विल इवेंचुअली टेक केयर ऑफ थिंग्स एट देयर एंड, बट वी डोंट नो, राइट। चौथा एक चीज़ है कि यूके के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होने वाला है इंडिया का, जिसकी वजह से जो भी एक्सपोर्ट्स है इंडियन मार्केट से वो बहुत ज़्यादा यूके में एक तरह से अब्जॉर्ब होंगे। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एक वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट माना जा रहा है, राइट। तो एट अ मैक्रो लेवल, एट अ जियोपॉलिटिकल लेवल, एक स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है, एक मैक्रो टेलविंड यहाँ पे दिख रहा है, और ये सेक्टर ग्रो हो रहा है एज कम्पेयर टू दी अदर 2 सेगमेंट्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो काफ़ी क्लियर कट एविडेंट दिख रहा है, राइट। अब अच्छी बात है, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड ऑब्वियसली इन कंपनीज में आएगा, तो कौन से कंपनीज हैं जहाँ पे ये डिमांड ट्रिकल डाउन होगा? तो बेसिकली आपके होम टेक्सटाइल में 4 मेजर कंपनीज हैं। एक है इंडोकाउंट, दूसरा है हिम्मत सिंगा, तीसरा है वेल्सपन लिविंग, और चौथा है ट्राइडेंट, राइट। और ये चारों जो है वो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है। इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है मतलब ये लोग मैन्युफैक्चर भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, रिटेल भी करते हैं, मतलब इनका बैक एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बैक एंड इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप एक बहुत कमोडिटाइज बिजनेस में है तो आपको बैक एंड इंटीग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि आपको 1 या 2% का भी जो मार्जिन मिलता है उसको आपको कैप्चर करना है, राइट। तो ये एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन सारे चीज़ करते हैं ये चारों प्लेयर्स, राइट। अब ये चारों प्लेयर्स में से
ये चारों प्लेयर्स में एक तरह से ट्रिकल डाउन होगा, जो भी ये ग्रोथ या डिमांड आने वाला है ये चारों प्लेयर्स में ट्रिकल डाउन होगा। अब ये चारों प्लेयर्स में से जिसका जो सबसे फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो द वन विच इज़ द चीपेस्ट टू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ एक्चुअली हिम्मत सिंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ रेशियोज डाउनलोड किए, एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ रेशियोज लिखे। फॉर एग्जांपल प्राइस टू इक्विटी पी जो है वो फेयरली कांस्टेंट है सबका, बट अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे वो उसमें हिम्मत सिंगा इज़ लाइक लेस देन 1, राइट। बाकी सारे जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव है, तो राइट, तो प्राइस टू बुक इज़ नथिंग बट यू आर एल्यूटिंग और एट्रीब्यूटिंग अ प्राइस टू द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, टू द शेयर होल्डर इक्विटी ऑफ द कंपनी, राइट। नेट वर्थ कितना है, कौन सा कंपनी कितना बड़ा है, एक तरह से नेट वर्थ कितना है उसका। जैसे इंडिविजुअल्स का नेट वर्थ होता है वैसे कंपनीज का भी नेट वर्थ होता है। तो दिस इज सेलिंग एट 0.98 टू नेट वर्थ और 0.98 टू बुक वैल्यू, राइट। तो ये काफ़ी एक सस्ता स्टॉक है, काफ़ी चीप तो नहीं बोलूँगा, एक इनएक्सपेंसिव काइंड ऑफ वैल्यूएशन है इसके, राइट। और मुझे लगता है कि अगर किसी को ये होम टेक्सटाइल का प्ले खेलना हो और एक ये 4 कॉम्पिटिटर्स देखे, उसमें से वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर अगर आप देखें तो ये चारों के चारों वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर है, राइट, जिसके मार्जिन्स थोड़े अच्छे हो और जो थोड़ा सस्ते में मिल रहा हो, तो मुझे लगता है कि हिम्मत सिंगा एक अच्छा कैंडिडेट उभर के सामने आता है, राइट। और शायद इसमें इसलिए इतनी बाइंग हुई है, राइट। तो ये एक सिक्लिकल स्टॉक है। सिक्लिकल स्टॉक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है, क्योंकि अगर एंट्री पॉइंट गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा, राइट। यू नॉर्मली बाय सच कंपनीज व्हेन दे आर इन एन अप ट्रेंड, व्हेन द डाउन ट्रेंड इज़ ओवर, मतलब पूरा बॉटम आउट हो चुका है, तब आप इसको खरीदते हो। एक बहुत मुझे रिसर्च के वक्त एक बहुत फेमस मुझे एक इंटरव्यू मिला यूट्यूब पे, जहाँ पे एक बहुत फेमस एंकर एक फेमस न्यूज़ चैनल के करीबन 2022 में स्टॉक रेकमेंड कर रहे थे, जब ये स्टॉक 250 पे ट्रेड कर रहा था, और वो कह रहे थे कि ये स्टॉक बहुत जल्दी डबल होने वाला है, 500 होने वाला है, राइट। बट 2022-23 में स्टॉक क्रैश होके ऑलमोस्ट 70 पे आ गया था, राइट। अब ये 150 पे ट्रेड कर रहा है। तो नॉर्मली सिक्लिकल कंपनीज में किसी का भी रिकमेंडेशन या फिर किसी भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस होकर स्टॉक नहीं लेना चाहिए। सिक्लिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा डेंजरस बन सकते हैं, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खो सकता है। बट इफ़ वन इज़ वेरी श्योर अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रक्चरली गोइंग टू हैपन इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेक्टर, देन वन शुड काइंड ऑफ इन्वेस्ट इन such kind of companies, right? So I hope you found the analysis of Himmat Singha helpful. Please like and share this analysis, and please follow this channel for more videos to come. Thank you for your time. Take care. Bye bye.